हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भियानी एकेडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की पहली एक्सरसाइज, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको समझने से पहले मैंने ये 5 प्रकार की संख्याएं लिख रखी है, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जहां से हम गिनती की शुरुआत करें, जहां से गिनती की शुरुआत हो। तो आपको बचपन में गिनती की शुरुआत कहाँ से करवाई गई थी? आपको शुरुआत में 0 नहीं बुलवाया गया था, आपको गिनती की शुरुआत 1, 2, 3 यहाँ से शुरुआत करवाई गई थी। इसलिए आपको पता होगा कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यह होती है हमारी प्राकृत संख्याएं, जहाँ से गिनती की शुरुआत होती है। यानी प्राकृत संख्याएं सारी की सारी 1 से शुरू होती है और सारी की सारी धनात्मक होती है। सारी की सारी क्या होती है? धनात्मक, यानी पॉजिटिव साइंस वाली होती है। सेकंड, हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं? यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 यानी 0 शामिल कर दें तो ये हमारी निकल कर आ जाती है पूर्ण संख्या। तो यानी अगर सिर्फ और सिर्फ हम इसमें 0 शामिल कर दें तो हमारी निकल कर आ जाती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम 0 आगे ऐड कर देंगे तब ये हो जाता है होल नंबर। थर्ड, हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। अभी तक हमने ये दोनों संख्याएं देखी, ये दोनों की दोनों क्या हैं? पॉजिटिव में है, यानी धनात्मक है। पूर्णांक संख्याएं वे सारी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक है तथा जिनको ऋणात्मक में बदल दिया जाए। अर्थात कहने का मतलब है, आपको पता है पूर्ण संख्या तो धनात्मक होती है, तो धनात्मक वाली तो सारी पूर्णांक होगी। साथ में इनको अगर ऋणात्मक में बदल दिया जाए, यानी अगर प्लस की है तो माइनस कर दे, यानी +2 है -2 हो जाए, तब ये भी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। यानी जितनी भी संख्याएं हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, जितनी भी प्रकार की धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। ठीक है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। अभी तक आपने देखा कि जहां पर भी मैंने नंबर्स लिखे हैं उनको कंप्लीट नंबर्स के रूप में लिखा हो, 1, 2, 3, 4, 5। आपने तो पॉइंट्स वाली भी संख्या देखी होंगी। इन पॉइंट्स वाली संख्याओं की विशेषता यही है कि इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं ये लेता हूँ 2.3, यहाँ पर पॉइंट में हटाकर नीचे 10 लिख सकता हूँ। तो अर्थात ये हो गया हमारा P अंश और ये हो गया Q हमारा हर। यानी वे तमाम संख्याएं, वे सारी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे हमारी कहलाती है परिमेय संख्याएं। वे सारी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे हमारी कहलाती है परिमेय संख्याएं। जैसे 0, +-1, इसको भी मैं लिख सकता हूँ +-1.2, +-1.3। ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे कि इस 1 को आप P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हो? तो 1 के नीचे अगर 1 रख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्यों, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए कि क्यों कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
क्यों? अगर ज़ीरो आ गया, अगर अपॉन में नीचे ज़ीरो आ जाता है तो आंसर इन्फिनिटी होता है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी क्यों को ज़ीरो नहीं लेना, इसलिए अपॉन में कभी भी हम एक कर सकते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ज़ीरो भी है, इसके अपॉन में हम एक कर सकते हैं, ये पी अपॉन क्यू के रूप में होगा, जहाँ पर पी ज़ीरो हो गया, क्यू एक हो गया। तो वह संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वे सारी की सारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। वो जितनी भी दशमलव वाली हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे जितनी भी पूर्णांक हो, जितनी भी प्राकृत हो, जितनी भी पूर्ण संख्या हो। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अगर परिमेय संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आपको साफ दिख रहा होगा इसके आगे अ लिखा हुआ है, यानी जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में लिखा नहीं जा सकता, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल, जैसे √3, ये एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या और जिसका वर्गमूल संभव नहीं है, यानी वे सारी संख्या जिनका वर्गमूल संभव नहीं है वे सारी की सारी अपरिमेय हैं। जैसे √3, √5, √7, ये सारी की सारी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या हैं। और पाई, इस पाई की वैल्यू भी हमारे पास जो निकल कर आती है वो हम 3.14 मानते हैं, लेकिन ये आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे अगर हम डिवाइड करते हैं तब ये बहुत लंबी चली जाती है, अनुवसानी अनावर्ती पर चली जाती है। इन सारी संख्याओं को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। समझ में आ गया? यानी n प्लस w प्लस z प्लस q प्लस p, ये सारे इनके रिप्रेजेंटेशन हैं। प्राकृत संख्याओं को हम n से, पूर्ण संख्याओं को हम w से, और पूर्णांक संख्याओं को हम z से, परिमेय संख्याओं को हम q से, और अपरिमेय संख्याओं को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारों को मिला दें तो ये हमारा होता है कंप्लीट रियल नंबर। यानी अगर आपसे कोई वास्तविक संख्या की परिभाषा पूछ ले तो हम यह कहेंगे प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ने से पहले हम एक शब्द की चर्चा करेंगे जिसका बार बार बहुत सारी प्रश्नावलियों में जिक्र होगा आपके सामने। वो शब्द है गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? आपको यहाँ पर दो शब्द पकड़ने हैं। एक तो गुणनखंड से गुणनफल अर्थात गुणा, और खंड यानी एक पार्ट या टुकड़ा। अर्थात गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या के खंड, किसी संख्या के खंड जिन्हें गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी संख्या के खंड जिन्हें हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। वे क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, 6 है। इस 6 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ? 2 × 3 × 1। तो ये सारे के सारे ये इसके क्या हैं? गुणनखंड हो गए। यानी अगर हम 6 के गुणनखंड देखें तो कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। तो किसी संख्या के खंड करना किस रूप में? गुणनफल के रूप में। ये हमारे पास क्या निकल कर आते हैं? गुणनखंड निकल कर आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुणनखंड किसे कहते हैं। तो गुणनखंड किसी संख्या के खंड हैं जिन्हें हम गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसी एक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही हैं। एग्जाम्पल जैसे 5 है, इसको हम 5 × 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 और 2। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, जिनके बिना ये प्रश्नावली क्या है? अधूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो खुद को छोड़कर यानी स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। खुद से तो होती ही है, कोई सी भी संख्या हो वो खुद से तो विभाजित होगी, लेकिन खुद से तो विभाजित हो रही है और अन्य संख्याओं से भी वो विभाजित हो रही है। एग्जाम्पल 4, यह खुद से तो विभाजित होती है, साथ में और किससे विभाजित होती है? 2 से भी
विभाजित होती है। यानी अगर खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो गई तो वो क्या कहलाएगी, हमारी भाज्य संख्या है। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर 12 है तो यह खुद से तो विभाजित होती है, ठीक है। उसके बाद में यह किस किस से विभाजित होती है, 12 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, 12 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, 12 को हम 4 से भाग दे सकते हैं, 12 को हम 6 से भी भाग दे सकते हैं। तो कितने गुणनखंड हो गए, 4, 6, 2, 3, 12 और साथ में 1 भी। तो ये सारे के सारे इसके क्या निकल कर आ गए, गुणनखंड। यानी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वे सारी की सारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। फिर हमारा टॉपिक आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक से बड़ी वे संख्याएं एक से बड़ी ही होंगी अभाज्य संख्या, यानी ये बात क्लियर कर दी गई है कि अभाज्य संख्या जितनी भी होती है वे 1 से बड़ी होंगी। यानी कहाँ से शुरुआत करेंगे हम चेक करना, 2 से। तो 1 से बड़ी वे संख्याएं जो केवल खुद से विभाजित हो, खुद से ही विभाजित होंगी और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, वो कहलाएगी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, आइए पता लगाते हैं। क्या 2 प्राइम नंबर है, क्या 2 का सिर्फ और सिर्फ खुद से ही विभाजित होती है, हाँ ये 2 खुद से ही विभाजित होती है, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती। क्या 3 किसी और से विभाजित होती है, नहीं विभाजित होती है। क्या 4 किसी और से विभाजित होती है, हाँ 4 तो 2 से भी विभाजित हो जाता है और 4 खुद से तो विभाजित हो ही रहा है, तो 4 हमारी यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 5 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 5 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 5 से ही डिवाइड होता है। क्या 6 अभाज्य संख्या है या नहीं, नहीं 6 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 से बड़ी वे संख्या है जो केवल खुद से ही विभाजित हो, वे क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। देखो हमने पढ़ लिया है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, यानी किसी भी संख्या को हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यह हमारा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। फिर हमारा टॉपिक आ रहा है अभाज्य गुणनखंड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं 12 का अगर गुणनखंड करूं तो ये 6 × 2 होगा, तो हाँ ये 12 का गुणनखंड है, ठीक है। क्या इसमें भाज्य संख्या आ रही है, हाँ इसमें एक और भाज्य संख्या आ रही है, ठीक है। तब हम इस गुणनखंड को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस 6 को मैं 2 × 3 लिख दूँ और इसको × 2, ठीक है। क्या इसके बाद इसके और टुकड़े हो सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अब 2 का टुकड़ा नहीं हो सकता, 3 का टुकड़ा नहीं हो सकता और 2 का भी टुकड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमारे पास जो गुणनखंड आया है, अब हमारे पास जो गुणनखंड आया है वो अभाज्य संख्याओं के रूप में आया है। किस रूप में आया है, अभाज्य संख्याओं के रूप में आया है, और इसे ही कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ये मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया आपको कि किसी संख्या का गुणनखंड यदि अभाज्य संख्याओं के रूप में हो तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। एकदम सिंपल बात है। अगर हमने गुणनखंड किया है और ऐसा किया है कि उसके बाद में उसके और टुकड़े नहीं पॉसिबल हैं, तो वो कहलाता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मान लो 20, इसको मैं 2 × 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या इसके और टुकड़े हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 2 × इस 10 को मैं 2 × 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या इसके और टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ गई, अभाज्य संख्या, यहाँ पर भी क्या आ गई, अभाज्य संख्या, यहाँ पर भी क्या आ गई, अभाज्य संख्या। यानी अगर किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड कर दें कि हमें लास्ट में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या का ही गुणनफल मिले, तो इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इस अभाज्य गुणनखंड से संबंधित हमारी एक प्रमेय है जिसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, जिसे महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, जिसे हम गणितज्ञों का राजकुमार भी कहते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक प्रमेय दी है। इस प्रमेय में यह क्या कहता है, देखिए,
यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या हमने पढ़ रखा है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यह कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले यहाँ तक देखिए, ये प्रत्येक भाज्य संख्या है, इसको हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त करना था, हमने कर लिया। ये पहली बात तो यह कह रहा है। अगली बात, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात यूनिक होता है। आप क्रम को किसी भी प्रकार में बदल दें, अभाज्य गुणनखंड तो वही आएगा। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, चॉइस ले लेते हैं। तो 2 की टेबल में ये 12 बार, फिर 2 की टेबल में 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 बार, फिर 2 की टेबल में ये 6 और जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इससे ज़्यादा कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब मैं चॉइस का अलग तरीके से करता हूँ। इस चॉइस को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कर सकता हूँ, 3 अट्ठे भी चॉइस होते हैं। इस 8 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 भी लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इस लास्ट 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या आ रही है? क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्या आ रही है? क्यूब। यहाँ पर 3 एक ही आ रहा है, यहाँ पर भी 3 एक ही आ रहा है। यहाँ 2 की पावर क्यूब आ रही है, यहाँ 2 की पावर क्यूब आ रही है। यानी इससे यह साबित होता है कि यह गुणनखंडन जो आएगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना ही क्या होगा? यूनिक होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका क्रम कैसा है। ये हमारी होती है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कंप्लीट। अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना। हम छोटी संख्याओं को तो आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे 20, 30 यहाँ तक की। लेकिन क्या हो जब संख्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हों, तब अभाज्य गुणनखंड को निकालने का तरीका क्या होना चाहिए? कौन सा तरीका बेहतरीन है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो? तो इसलिए हमें ध्यान देने योग्य ये 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो हमें आरोही क्रम में ही गुणनफल निकालने हैं, यानी गुणनफलों को हमें आरोही क्रम में, हालांकि क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ये हमें फेडरिक साहब ने ये बात हमें बता दी थी। लेकिन आरोही क्रम में गुणनफल लिखने पर हमें बहुत आसानी हो जाती है। सेकंड पॉइंट, आसानी हेतु 2, 3 व 5 के भाजकता के नियमों को याद रखें। ये भाजकता के नियम आपको क्लास 7th में करवाए जाते हैं, इनको हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बता देता हूँ कि जैसे मान लो अगर 2 से किसी संख्या को भाग देना है, अगर किसी संख्या को 2 से भाग देना है, यानी 2 से वह कंप्लीटली अगर डिवाइड करना है, तो हमें यह देखना होगा कि उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक हमारे पास क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास होना चाहिए। अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तब हम सबसे पहले 2 से ही भाग देंगे। हाँ, हमें पता है कि अगर पीछे इकाई अंक 0 है तो 5 से भी भाग जा सकता है, पीछे इकाई अंक और भी कोई भी हो तो 3 से भी जा सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले 2 से ही भाग देना चाहिए, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास होती है और जो कि एक सम संख्या। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एकमात्र सम संख्या 2 है जो अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या हमारे पास होती हैं वे सारी की सारी विषम संख्या ही होती है, वे सारी की सारी विषम संख्या होती है। तो 2 से भाग का रूल हमने देख लिया कि अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग देना है और किसी संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। सेकंड, अगर 2 से भाग ना जा रहा हो उस संख्या का, तब हम किससे भाग देंगे? 3 से। और अगर संख्या बहुत बड़ी हो और हम 3 से भाग देने लग जाएं और अगर 3 में वह विभाजित ना हो और हमने 3 पहले ही लिख दिया हो, सपोज दैट हमारे पास एक संख्या है 113। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने की शुरुआत करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे साइंस हमें देने पड़ते हैं। 113
तो क्या ये 2 से विभाजित होता है? नहीं होगा, क्योंकि पीछे इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तब हम किससे ट्राई करेंगे? 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करेंगे। सपोज दैट मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, आपके पास भी पेन है। 3 की टेबल में 11 से कम 9 कितनी बार? 3 बार। यहाँ कितने बचे? 2 गए, 3 के पास 23। अब क्या 3 की टेबल में 23 आता है? तो नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पर पहले से लिख कर क्या कर दी है? एक गलती कर दी है, क्योंकि हमें अब क्या करनी पड़ेगी? काटापीटी करनी पड़ेगी। मेरे पास तो मार्कर है तो मैंने तो मिटा दिया। अब आपके पास मार्कर नहीं होगा, आपने पेन लिया होगा, इसलिए आप यहाँ पर ये गलती कर दोगे। तो इसलिए हम हमेशा चेक एंड प्रोसेस करते हैं, हमेशा चेक एंड प्रोसेस करते हैं, ताकि हमारी कॉपी में ज़्यादा काटापीटी ना हो। ठीक है, इसलिए अगर सबसे पहले 3 से भाग देना है तो हमें क्या करना होगा? सभी अंकों का योग करना होगा। सभी अंकों का क्या करना होगा? योग करना होगा। अगर वह योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित डेफिनेटली होगी। उस संख्या का अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तब हम यह कह सकते हैं वह संख्या भी 3 से विभाजित होंगी। तो अगर हम यहाँ पर पहले ही चेक कर लेते कि 1, 1, 2, 2 और 3, 5, 5 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए यह भी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। सपोज दैट यह संख्या है हमारे पास 5331। ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि पीछे इकाई अंक क्या है? 1। इसलिए हम 3 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तब हम क्या करेंगे? इन अंकों का क्या कर देंगे? योग। 5 + 3 + 3 + 1 कितने हो गए? 5 3 8, 8 3 11, 11 और 1 12। अर्थात हमें पता है कि 12 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य डेफिनेटली होगी। इसलिए अब हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं। तो इसलिए हम चेक एंड प्रोसेस का मेथड अपनाते हैं। उसके बाद में 3 से नहीं जाता है, तब हम किससे ट्राई करेंगे? आप यही सोच रहे होंगे कि हो सकता है 4 से ट्राई करें, 4 में चला जाए। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है वो डेफिनेटली 4 से भी विभाजित नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तब हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं की कड़ी को ही देखना होगा कि अभाज्य संख्या से ये संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो यानी पहले 2 से चेक कर लिया, फिर 3 से चेक कर लिया, फिर हम किससे चेक करेंगे? 5 से। फिर हम अगर 5 से नहीं जाता तब हम 7 से चेक करते हैं। 7 से नहीं जाता तब हम 9 से नहीं 11 से चेक करते हैं, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस कड़ी में हम संख्याओं को चेक करते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो हमें एक और रूल ध्यान होना चाहिए 5 से भाग का। वो बड़ा आसान है कि अगर इकाई अंक हमारे पास अगर 0 या 5 हो तब हम 5 से भाग दे देते हैं। लेकिन अगर हमें आरोही क्रम प्राप्त करना है तो हमें ये याद रखना होगा कि हम यहाँ पर 0 एक बार नहीं लेंगे, क्योंकि 0 अगर आ जाए इकाई अंक में तब हमें हमेशा किससे भाग देना है? 2 से ही पहले भाग देना है। तो 5 से भाग का ये नियम होगा कि अगर इकाई अंक, जैसे सपोज दैट ये संख्या है 3035, तो ये डेफिनेटली किससे विभाजित होगी भाई? 5 से विभाजित होगी ही होगी। लेकिन पहले हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है। जैसे सपोज दैट 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 3 से विभाजित अगर नहीं है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए अब हम 5 से भाग दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अभाज्य गुणनखंड को हल करने में आसानी देगी। अब हम अभाज्य गुणनखंड के कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम सोल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 400, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे, जहाँ पर 400 यहाँ लिख देंगे। अब हम पहले देखेंगे कि क्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं।
अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तब सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 0 है, इसलिए हम 2 से ही भाग देंगे। तो 2 की टेबल में 4 2 बार, पीछे जितने भी 0 बचे हैं जिसे उतार दो। अभी तक भी 0 है तब हम 2 से ही भाग देंगे। 2 की टेबल में 2 1 बार, पीछे डबल 0। अब क्या अभी तक भी यह 2 से विभाजित है? हाँ, तो 2 की टेबल में यह 10 5 बार, पीछे 0। क्या अभी तक भी यह 2 से विभाजित है? हाँ, तो 2 की टेबल में कितनी बार? 50 25 बार। अब क्या अभी तक भी यह 2 से विभाजित है? तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर कितना है? 5, तो 5 है। इसलिए सबसे पहले अब 2 के बाद में हम किससे ट्राई करते हैं? 3 से। क्या 3 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता। अब हम 3 के बाद में किससे ट्राई करेंगे? 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से ट्राई करने पर 5 की टेबल में 25 5 बार आ चुका है और 5 की टेबल में 5 1 बार। यहाँ होता है हमारा भाज्य गुणनखंड कंप्लीट। इसे हम ऐसे लिखते हैं 400 इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी आई? 1 2 3 4, तो 2 की पावर आई हमारे पास 4 और 5 की पावर कितनी आई? 5 की पावर हमारे पास आई 2। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये हमने कंप्लीट किया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7500। तो सबसे पहले हम बना लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 7500। क्या ये 2 से विभाजित होता है? हाँ, ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 2 की टेबल में 7 से कम आते हैं 6। कितनी बार आते हैं वो लिखते हैं हम यहाँ पर 3 बार। बचा कितना? 1 गया 5 के पास, कितने हो गए? 15। 2 की टेबल में 15 से कम कितने आते हैं? 14। कितनी बार? 7 बार। यहाँ से बचा कितना? 1 गया 0 के पास, कितना हो गया? 10। 2 की टेबल में 10 कितनी बार? 5 बार। यहाँ पर पीछे आ गया हमारे पास 0। क्या यह अभी भी 2 से विभाजित है? तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि पीछे इकाई अंक क्या है? 0। तो 2 से भाग देने पर 2 की टेबल में 3 से कम 2 कितनी बार? 1 बार। 1 बचा, किसके पास गया? 7 के पास, कितने? 17। 2 की टेबल में 17 से कम 16 आते हैं, कितनी बार? 8 बार। 1 बचा, 1 गया 5 के पास, कितने? 15। 2 की टेबल में 15 से कम 14, कितनी बार? 7 बार। बचा कितना? 1 गया किसके पास? 0 के पास, तो कितना हो गया? 10। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आ गया? 5। अब क्या ये 2 से विभाजित होता है? नहीं, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ये संख्या नहीं है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम किससे चेक करेंगे? आपको 5 दिख रहा है तो कई लोग कर देते हैं यहाँ पर 5 कर देते हैं। हाँ, हो सकता है वो सही होगा, लेकिन वो एक क्रम में नहीं होगा। अगर क्रम में होता है तब हमें बहुत सारी सहूलियत हो जाती है। तो हम पहले ट्राई करेंगे 3 से। अब इतनी बड़ी संख्या है तो 3 से भाजकता का नियम याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम देखेंगे कि इन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21। तो क्या ये 3 से विभाजित है? तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ, यह 3 से विभाजित है। तो अब हम 3 से भाग देने पर 3 की टेबल में 18 कितनी बार? 6 बार। 3 की टेबल में 7 से कम 6 कितनी बार आता है? 2 बार। बचा कितना? 1 गया 5 के पास, कितना? 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आए थे हमारे पास? 5 बार। क्या अब यह 3 से विभाजित होगा? यह भी हमें चेक करना होगा। 6 2 8, 8 5 13। 13 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए यह संख्या भी 3 की टेबल में नहीं आएगी। अब हम किस पर बात करते हैं? 5 पर। तो 5 से यह विभाजित होगा क्योंकि इकाई अंक कितना है हमारे पास? 5। तो 5 की टेबल में 6 से कम 5 1 बार। 1 बचा, गया किसके पास? 2 के पास 12। 5 की टेबल में 12 से कम कितने आ गए हमारे पास? 10। कितनी बार? 2 बार। फिर 12 में से 10 गए, बचे कितने? 2 गए 5 के पास, कितने हो गए? 25। 5 की टेबल में 25 कितनी बार आ गया? 5 बार। अभी तक भी यह किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 की टेबल में 12 से कम हमारे पास आ गए 10। कितनी बार? 2 बार। बचे कितने? 2 गए 5 के पास, कितनी बार? 25 बार। अभी तक भी यह 5 से डिवाइड है, तो 5 की टेबल में यह 5 बार और फिर यह 5 की टेबल में 1 बार। तब हमारे पास 7500 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार है? 1 बार ही है। और 5 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, ये हमारे पास निकल कर आ गया। तो बड़ी आसानी से हमने दोनों सवालों को हल किया है। नेक्स्ट, अब हम इन 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, HCF और LCM पर, जिसकी गणित में हर जगह आवश्यकता पड़ती ही है। अगर ये ना हो
तो आपको गणित के बहुत सारे क्वेश्चन हल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए यह गणित की पहली एक्सरसाइज में आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है क्या कॉमन, और है क्या फैक्टर, फैक्टर यानी एक नंबर ही है। कौन सा है हाईएस्ट, यह एक हाईएस्ट नंबर है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करते हैं। HCF किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। एग्जाम्पल लेते हैं हम 12 और 20, इनको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या ये दोनों 2 से विभाजित होते हैं, हाँ ये दोनों 2 से विभाजित होते हैं, ठीक है। 12 और 20 वापस लिखता हूँ। क्या ये 3 से विभाजित होता है, हाँ ये 3 से विभाजित होता है। क्या ये 3 से विभाजित होता है, नहीं, यह 3 से विभाजित तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तब हम अगली संख्या की बात करते हैं। क्या ये 4 से विभाजित होते हैं, हाँ ये 4 से विभाजित होता है, यह भी 4 से विभाजित होता है। अगली बात करते हैं 12 और 20, क्या यह 6 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित यह होता है, 6 से विभाजित यह होता है। लेकिन ये दोनों एक साथ ना 5 से विभाजित हो रहे हैं ना 6 से विभाजित हो रहे हैं। यानी यहाँ तो डेफिनेशन यह लिखी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, जितनी भी संख्या अगर हमें दी जाती उन संख्याओं को विभाजित कर दे, सारी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो सारी संख्याओं को विभाजित कौन कर रहा है यहाँ पर, या तो 2 कर रहा है या फिर क्या कर रहा है 4। लेकिन हमें इनमें से कौन सी पता चलेगी कि ये HCF है, तब हमें यहाँ पर दे रखा है वह कौन सी संख्या होगी, एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तब हमारे पास HCF निकल कर आता है यहाँ पर 4। तो आपको पता चल गया कि HCF क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो जितनी भी संख्या दे रखी होंगी उनको क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। लेकिन होगी कौन सी, बड़ी से बड़ी। इसका मतलब ये तो है कि संख्या, जितनी भी जो संख्याएं हमें दे रखी है वो बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो सकती है, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अगली बात हम करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी LCM, लघुत्तम समापवर्तक। यह लघुत्तम यानी कम से कम, वह छोटी से छोटी संख्या है। यहाँ पर यह बड़ी से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर LCM लीस्ट है यानी कम से कम संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। यहाँ पर दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, यह दी गई संख्याओं से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी LCM एक ऐसी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। यानी LCM एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो जाएगी और साथ में LCM किससे विभाजित हो जाएगी, 20 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित हो और 20 से भी विभाजित हो। इसको रफली एक्सप्लेन करने के लिए एक बार मैं इन दोनों की टेबल लिखता हूँ। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120। 20 की टेबल लिख लेता हूँ। 20, 40, 60, 80 और 100, 120, 140, 160, 180, 200। ये हमारे पास दोनों की टेबल है। हमें देखना है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए और क्या होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए। ये तो बात हमेशा ध्यान रखना, होनी भी क्या चाहिए, कॉमन। अर्थात इन दोनों की टेबल में क्या ऐसी संख्याएं कॉमन आ रही है, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। 12 की टेबल में यहाँ पर 60 है और यहाँ 20 की टेबल में क्या है, 60 है। इससे पहले कोई कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 72 है, 84 है, 96 है, 108 है और 120 है। यहाँ पर 120 आ रहा है और यहाँ पर भी 120 आ रहा है। यानी दो संख्याएं हैं जो इन दोनों से विभाजित होती हैं। एक तो है हमारे पास निकल कर आती है 60 जो इन दोनों से विभाजित होती है, 12 से भी और 20 से भी। अगली हमारे पास निकल कर आ रही है कौन सी, 120 जो 12 से भी विभाजित होती है और 20 से भी विभाजित हो रही है। लेकिन हमें कौन सी निकालनी है,
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमारे पास छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 60, और 20 में से छोटी कौन सी है, 60 है। इसलिए हमारे पास इनका एलसीएम निकल कर क्या आया, 60। ये मैंने एक बार समझाने के लिए आइडिया दिया है, ये नहीं कि तरीका इसका यही होगा, तरीका इसका अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हल करने का। ये मैंने ये समझाने के लिए बताया है कि एलसीएम है क्या। तो एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, और यहाँ पर एचसीएफ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। एक विभाजित कर देगी, दूसरी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर देखते हैं। क्या कह रहा है यह, निम्न संख्याओं के युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम निकालिए और साथ में यह जांच भी करें कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी साथ में आपको जांच भी करनी है कि ये दो जो a इंटू बी दे रखी ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 24 और 80 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि हम एचसीएफ और एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कर लिए, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड आपको सिंपली पता है, 2 की टेबल में 2 एक बार, यह 4 2 बार, 2 की टेबल में 12 6 बार, 2 की टेबल में 6 3 बार, 3 की टेबल में 3 1 बार। फिर यहाँ पर क्या है 80, पीछे 0 है तो 2 से जाएगा 40, फिर 0 है तो 2 से जाएगा 20, फिर 0 है तो 2 से जाएगा 10, फिर 0 है तो 2 से जाएगा 5, फिर 5 से 1 बार। तो हमारे पास 24 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ रहा है 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, और 80 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ रहा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड दोनों के निकल कर आ गए। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ यहाँ से कैसे ज्ञात करें, हमें इन दोनों में से देखना है कॉमन, इन दोनों में देखना है क्या, कॉमन, और उस कॉमन की हमें छोटी घात लेनी है। कौन सी घात लेनी है, छोटी घात। एकदम सिंपल सी बात है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, और उसकी घात कौन सी लेनी है, हमें छोटी वाली घात, तब हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। संख्या नीचे वाली होती है और ये ऊपर वाली ये घात के रूप में संख्या है, इसको कॉमन बनाने की कोशिश मत करना, नीचे वाली संख्याओं को देखना है, अर्थात मेन आधार संख्याओं को देखना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन यही है क्या, 3 यहाँ पर तो है, यहाँ पर है क्या, 5 यहाँ पर तो है, यहाँ पर है नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ कॉमन जो संख्या आ रही है वो है 2। इस 2 की हमें कौन सी वाली घात लेनी है, छोटी वाली, तो 2 की पावर हमारे पास क्या आती है, क्यूब, तो 2 की पावर क्यूब क्या होता है हमारे पास 8, तो ऐसे हमारा आ गया है हमारे पास 8। तो इन दोनों का 24 और 80 का एचसीएफ हमारे पास होता है 8। अब हम ज्ञात करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए भी हम ढूंढते हैं कॉमन को ही, एलसीएम के लिए भी हम कॉमन को ढूंढते हैं। तो फ़र्क क्या है, यहाँ पर कॉमन की छोटी घात लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन की बड़ी घात लेते हैं। और याद रखना साथ में एक और बात, एलसीएम के लिए कॉमन की बड़ी घात लेते हैं और मल्टीप्लाई में बाकी जितने भी अनकॉमन हैं उनका रोल आता है एलसीएम में, बाकी जितने भी अनकॉमन हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हमारा एलसीएम निकाला जाता है। तो निकालते हैं, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, कॉमन, कॉमन की कौन सी घात लेनी है हमें, बड़ी घात। छोटी घात तो किस में लेते हैं, एचसीएफ में, एलसीएम में कौन सी घात लेते हैं, बड़ी घात। उल्टा कर देना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, घात कौन सी लेनी है, लोवेस्ट। फिर यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, घात कौन सी लेनी है, हाईएस्ट, ये ध्यान रखना। तो कौन सी घात, 2 की पावर 4 हमारे पास आ गई, और साथ में मल्टीप्लाई करना है जितने भी अनकॉमन, अनकॉमन कौन कौन है भाई, यहाँ पर 3 अनकॉमन है और 5 भी अनकॉमन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 16 3 42, 42 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 210, ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 8 और एलसीएम आ गया 210।
ये हमारा होता है सवाल कंप्लीट। और ये हमारा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 ख़त्म हो गया। इसी के साथ हमने सीखा आज की क्लास में कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। 5 प्रकार की संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसे कैसे निकाला जाता है, HCF और LCM है क्या, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, HCF और LCM निकाला कैसे जाता है, ये सारा कुछ आज हमने सीखा है और एग्जाम्पल्स भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज मैंने जितना भी पढ़ाया आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।